नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो खिलजी वंश का है। ठीक है, आज खिलजी वंश का हम वीडियो देखेंगे और इससे पहले हमने जो कि गुलाम वंश को समाप्त कर दिया है। आवाज़ से शुरू होगा खिलजी वंश। तो ठीक है, चलिए खिलजी वंश के बारे में हम जानते हैं। तो इसमें क्या रहा, सबसे पहले खिलजी वंश का संस्थापक की बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे और इसकी राजधानी जो थी किलोखरी थी। खिलजी वंश की राजधानी किलोखरी। इन्होंने जनता के इच्छाओं के अनुरूप ही शासन किया। जनता के इच्छा के अनुरूप ही शासन किया इन्होंने। ये एक उदारवादी शासक थे। जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, वो एक उदारवादी शासक थे। और बात करें आगे, कह रहा इन्होंने दक्षिण भारत विजय के लिए अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। भतीजा था और दामाद भी कहा जाता है दोस्तों। तो दक्षिण भारत अभियान के लिए अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था दक्षिण अभियान करने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान को जीत कर वहाँ से अत्यधिक धन लूट लिया। तो अधिक धन लूट लिया, उसके बाद जब जलालुद्दीन ने जब उससे धन का हिसाब मांगा तो उसने जलालुद्दीन की जो है हत्या कर दी। जलालुद्दीन जो है अपने भतीजा या दामाद को भेजे थे, अलाउद्दीन खिलजी जिसका नाम था, उसको भेजे दक्षिण अभियान करने के लिए। तो दक्षिण अभियान किया उसने और जीत लिया, वहाँ से अत्यधिक धन लूटा। उसके बाद जब जलालुद्दीन उसे हिसाब मांगे तो जलालुद्दीन की हत्या कर देता है। ठीक 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या कर देता था। फिर उसके बाद है कड़ा मानिकपुर में, जो इलाहाबाद में है, वहाँ इसकी जो जलालुद्दीन की हत्या हो गई थी 1296 ईस्वी में। जलालुद्दीन मंगोलों को परास्त किया था। जलालुद्दीन जो था वो मंगोलों को परास्त किया था। आगे देखते हैं। आगे आता है अलाउद्दीन खिलजी आता है। जलालुद्दीन को खिलजी को मारकर अपना स्वयं गद्दी पर बैठता है 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। ठीक, इसके बचपन का नाम अली या गुरसप्पा था। इसका बचपन का नाम जो अलाउद्दीन खिलजी का नाम था, अली कहा जाता था या गुरसप भी कहा जाता था। इसने अपना राज्याभिषेक बलबन के ही लाल महल में किया था। जो बलबन का लाल महल था वहाँ ही अपना राज्याभिषेक करवाया था। और बात करते इसने जो है सिकंदर की भांति विश्व विजय का अभियान चलाया था। सिकंदर की भांति विश्व विजय का अभियान चलाया था, अतः इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी भी कहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी भी कहा जाता है, क्योंकि यह सिकंदर की भांति विश्व विजय का अभियान चलाया था। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो था दोस्तों ने, तो इसने जो है खलीफा पद को मान्यता दिया था। अलाउद्दीन खिलजी खलीफा पद को मान्यता दिया था और यह एक नया धर्म चलाना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा जो थे विद्वान, उस समय के विद्वान मौलाना के कहने पर इन्होंने यह अपना निर्णय जो है बदल दिया। नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन कुछ विद्वानों के कहने से इन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। तो फिर इसने जो है कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया। कुतुब मीनार जो कि ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसके ठीक सामने जो है कुतुब मीनार के ठीक सामने प्रतिद्वंदी जो है मीनार बनाने अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया। किंतु बनवाना प्रारंभ किया, परंतु यह बहुत छोटा बन पाया था। जो अलाउद्दीन खिलजी जो है अलाई मीनार बनवा रहा था तो वह बहुत छोटा बन पाया, कुतुब मीनार के बराबर नहीं बन पाया। आगे देखते हैं। बहुत ही छोटा बन पाया था। इसके बाद जो है जब यह कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार अलाई मीनार बनवाया तो बहुत छोटा बन पाया। तब इसने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार नामक एक गेट बनवाया था। जो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद थी उसके सामने जो है अलाई दरबार नामक एक गेट बनवा दिया। आगे बात करते हैं। तो इसने मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली को लाया था। मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली को लाया।
और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी लागू किया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा की पहचान के लिए घोड़ा दागने की भी प्रथा चलाई थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में घोड़ा दागने की प्रथा चली थी दोस्तों, क्योंकि घोड़ा पहचानने के लिए घोड़ा दागने की प्रथा भी चलाया था अलाउद्दीन खिलजी। इसके शासनकाल में 4 घोषणा किया था दोस्तों। इसने पहले कहा था अस्थायी गुप्तचर रहेंगे, ठीक, अस्थायी गुप्तचर की स्थापना किया था। और दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि में बदल देना था। दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि में बदल देना। खालसा भूमि जो है सरकारी भूमि को कहा जाता था। इन्होंने जो है मदपान पर प्रतिबंध लगा दिया। मदपान, नशा, शराब, इस पे प्रतिबंध लगा दिया। और छोटे त्योहारों तथा अमीरों के मिलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। छोटे त्यौहार पे जो छुट्टियाँ होती थी, छोटा मोटा त्यौहार था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और अमीरों से मिलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों, ठीक। आगे इसके समय में 4 कर थे, 4 टैक्स थे। पहला जो है तो जजिया कर था। जजिया कर को पहले लागू कौन किया था? सबसे पहले लागू करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक। पहले जजिया कर हुआ। जजिया कर इसके समय के प्रमुख कर था, जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता कर था। फिर जक़ात, जक़ात था जो कि मुसलमानों की आय पर लिया जाता था। जक़ात जो कर था उस समय अलाउद्दीन खिलजी के समय में, तो वह मुसलमानों के आय पर लिया जाने वाला कर था। खराज की बात करें तो यह मुसलमानों की भूमि पर लिया जाता था, ठीक, मुसलमानों की भूमि पर लिया जाता था। अब 3 कर देखिए दोस्तों, जो है पहला जजिया कर मुसलमानों गैर मुसलमानों से लिया जाता था। दूसरा जो जक़ात है यह मुसलमानों की आय पर लिया जाता था। और तीसरा जो खराज है यह मुसलमानों की भूमि पर लिया जाता था। आगे बात करें खुस्म जो टैक्स था, तो यह सैनिकों से लूट पर लिया जाने वाला कर था, या जो सैनिक धन लूटते थे उस पर लिया जाने वाला कर जो था, टैक्स जो था, खुस्म था। और इन्होंने मकान पर घरी नामक कर लगाया था और चारागाह पर चरी नामक कर लगाया था। घर पर घरी नामक कर और चारागाह पर चरी नामक कर, 2 ठो कर और लगाया था। आगे बात करते थे इसके विभाग की। तो अलाउद्दीन खिलजी के विभाग की बात करें तो ये पहला जो है दीवाने आरिज चलाया था, ठीक। एक विभाग था दीवाने आरिज जो कि सैन्य विभाग था। और दीवाने इंसा की बात करें तो दीवाने इंसा शाही आदेशों को पालन करवाना तथा पत्राचार के विभाग था। पत्राचार का विभाग किसे कहा जाता था? दीवाने इंसा को पत्राचार का विभाग भी कहा जाता है। आगे बात करें तो दीवाने वरासत या फिर विरासत, दीवाने विरासत जो कि वजीर, पीएम या प्रधानमंत्री का पद था, जो वजीर के नियंत्रण में था। सबसे महत्वपूर्ण पद जो होता है वजीर का होता है दोस्तों, ठीक। आगे बात करें तो कह रहा है दीवाने रसातल, रसातल नहीं दोस्तों, यह है दीवाने रसातल नहीं, रसालत है। क्या है? दीवाने रसालत। यह विदेश विभाग तथा धार्मिक मामले में विभाग था। दीवाने रसालत जो था यह विदेशी विभाग तथा धार्मिक मामले का जो देख रेख होता है वह दीवाने रसालत में होता था। और दीवाने रियासत की बात करें तो यह बाजार नियंत्रण पर रखता था। बाजार नियंत्रण कर जो रखा जाता था वो दीवाने रियासत के विभाग के द्वारा देख रेख की जाती थी। आगे बात करते हैं तो जलालुद्दीन खिलजी का जो सैन्य अभियान है उसको देख लेते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी ने उत्तर तथा दक्षिण भारत दोनों अभियान किया था। उत्तर में भी और दक्षिण दोनों अभियान किया। इसके समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ करते थे। कौन? मंगोल आक्रमण। इसने इस आक्रमण के कारण इसकी जो उत्तरी सीमा है असुरक्षित होती गई। जो मंगोल आक्रमण इसके समय में सर्वाधिक हुए थे और इसी आक्रमण के कारण इसकी उत्तर की जो सीमा थी वह असुरक्षित महसूस हुई, ठीक। और बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया। जो व्यापार करने के लिए, विशेषकर व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर विशेष ध्यान दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बात करते हैं। इसने जो है 1297 ईस्वी में गुजरात के शासक जो हैं रायकर्ण को पराजित कर दिया था, क्योंकि यह समुद्री व्यापार भी करना चाहता था। तो गुजरात के जो शासक थे रायकर्ण को 1297 ईस्वी में पराजित कर दिया। और इस आक्रमण का नेतृत्व जो कर रहे थे नुसरत खां कर रहे थे।
नुसरत खां की जो अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति था, तो नुसरत खां कर रहे थे गुजरात का नेतृत्व। तो नुसरत खां जो है रायकर्ण को पराजित कर दिए थे। और आगे देखते हैं, इसी दौरान जो है 100 दिनारी मिला, जो कि इसी के दौरान 1000 दिनारी में मलिक काफूर रामचंद्र नामक के हिजड़ा को खरीदा था। जो नुसरत खां है वहाँ से 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा था, एक हिजड़ा नामक व्यक्ति था दोस्तों। तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए 1000 दिनारी भी कहा जाता है। नुसरत खां ने मलिक काफूर को खरीद कर 1298 ईस्वी में गुजरात विजय से वापस आने पर अलाउद्दीन खिलजी को उपहार भेंट दिया था। ठीक, जब नुसरत खां है जो गुजरात में अभियान किया तो वहाँ से एक हिजड़ा को खरीदा, जो कि 1000 दिनारी, मलिक काफूर उसका नाम था, उसको खरीदता है। फिर 1298 अलाउद्दीन खिलजी के पास आता है, उसको यह भेंट में देता है कि एक हमने 1000 दिनारी मलिक काफूर को खरीदा है। तो ठीक है, उपहार में जब दे दिया, उसके बाद देखते हैं, कह रहा है गुजरात मार्ग में राजस्थान के शासक बाधा बन रहे थे। जब गुजरात अभियान करके आ रहा था तो राजस्थान के शासक जो बाधा बन रहे थे। तो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर जीता। तो इसी अभियान के समय नुसरत खां मारा गया था। जो नुसरत खां था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, गुजरात अभियान किया था, तो वह इसी युद्ध में जो है रणथंभौर में मारा जाता है। और फिर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीता, जो है रणथंभौर किया राजस्थान में। तो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ अभियान किया और वहाँ से विजयी हुआ। फिर उसके बाद चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन खिलजी जो है रानी पद्मावती के लिए किया था। जो रानी पद्मावती है उनके लिए जो है चित्तौड़ अभियान किया अलाउद्दीन खिलजी, और यहाँ के राजा जो रतन सिंह को पराजित कर दिया। किंतु चित्तौड़ की जो महिलाएं थे इन्होंने जौहर कर लिया था दोस्तों। जो चित्तौड़ की महिलाएं थीं उन्होंने जौहर कर लिया था। आगे बात करते हैं, तो जौहर क्या होता है अभी आगे समझ में आएगा क्या होता है। तो राजपूत महिलाएं विदेशी आक्रमण में स्वयं को स्वाभिमान, जो कि जो राजपूत महिलाएं थीं विदेशी आक्रमण में स्वयं को स्वाभिमान की रक्षा के लिए जलती आग में कूद जाती हैं, जिसे जौहर कहते हैं। अब आया समझ में जौहर किसे कहते हैं। जो राजपूत महिला हैं विदेशी जो आक्रमण होते हैं उस समय स्वयं को जो है स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, अपने स्वयं की रक्षा के लिए तो आग में कूद जाती हैं, जिसे जौहर कहा जाता है। आगे बात करते हैं, तो यह चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ अभियान जब किया, चित्तौड़ को जीत लिया, तो उसके बाद उसका नाम जो है खिजराबाद कर दिया था। आगे देखते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत विजय की जिम्मेदारी मलिक काफूर को दे दिया था। अब दक्षिण भारत जीतने के लिए मलिक काफूर को दे दिया, जो 1000 दिनार था, जिसे 1000 दिनार कहा जाता है, जिसे नुसरत खां जो है गुजरात से खरीदा था 1000 दिनार में। आगे बात करते हैं, कह रहा है मलिक काफूर को 1307 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव, जो 1307 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर दिया था। किंतु रामचंद्र देव की वीरता को देखकर अलाउद्दीन ने उसे गुजरात के नवसारी का जागीरदार बना दिया था। जो कि मलिक काफूर जो है 1307 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र को पराजित कर दिया, दक्षिण अभियान में उसको पराजित कर दिया, और अलाउद्दीन खिलजी इनकी वीरता को देखते हुए गुजरात के नवसारी का जागीरदार बना दिया। और 1309 ईस्वी में इसने वारंगल के शासक प्रताप देव को पराजित कर दिया था। 1309 ईस्वी में प्रताप देव को पराजित कर दिया अलाउद्दीन खिलजी। प्रताप देव को ने अपने सोने की मूर्ति बनवाई थी। जो प्रताप रुद्रदेव ने अपने सोने की मूर्ति बनवाई थी और उसमें जंजीर पहनाकर अलाउद्दीन खिलजी को भेंट में भेजा, और साथ ही कोहिनूर हीरा भी भेजा जो अधीनता स्वीकार कर ले। जो प्रताप रुद्रदेव थे उन्होंने सोने की मूर्ति बनवाई थी
और उसमें जंजीर बांधकर अलाउद्दीन खिलजी को भेंट में भेज दिया और उसके साथ ही साथ कोहिनूर हीरा भी भेजा, क्योंकि ताकि वह हमारी अधीनता को स्वीकार कर लें। ठीक, आगे बात करते हैं। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल वंश पर आक्रमण कर दिया। जो 1310 ईस्वी में मलिक काफूर था वो होयसल वंश पर आक्रमण किया, किंतु उसकी राजधानी जो थी द्वार समुद्र को नहीं जीत सका। होयसल वंश की जो राजधानी थी द्वार समुद्र, उसको नहीं जीत पाया मलिक काफूर। ठीक, और 1311 ईस्वी में मलिक काफूर को पांड वंश की राजधानी मदुरई जीत लिया। जो 1311 ईस्वी में मलिक काफूर है पांड वंश पर आक्रमण करता है, उसकी राजधानी जो मदुरई थी उस समय, उसको जीत लिया 1311 ईस्वी में मलिक काफूर। आगे बात करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है निजामुद्दीन औलिया से भूमि का हिसाब मांगा, तो उसने कहा कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है कि खालसा भूमि के लिए जो भूमि थी, जिसके पास अधिक भूमि थी उसको खालसा भूमि में बदलने के लिए, तो निजामुद्दीन औलिया के पास अधिक भूमि थी, तो इनसे कहा कि भूमि का हिसाब मांग ले। इनसे भूमि का हिसाब मांगा गया, तो इन्होंने कहा कि हमारे घर में 10 दरवाजे हैं। 10 दरवाजे का अर्थ होता है कि आप एक रास्ते से आएंगे, मतलब एक दरवाजे से आएंगे तो हमारे भागने के लिए हमारे 9 दरवाजे भी खाली हैं, हम किसी रास्ते से निकल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रमुख सेनापति थे। 4 प्रमुख सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। कौन कौन थे? एक जफ़र खां, नुसरत खां, उलुग खां और मलिक काफूर। ठीक, मलिक काफूर को हजार दिनारी भी कहा जाता था। तो 4 प्रमुख सेनापति कौन कौन से? जफ़र खां, नुसरत खां, उलुग खां। आगे बात करते हैं। यह अपने चारों सेनापति की तुलना पैगंबर के खलीफा से करता था। अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने चारों सेनापति की जो तुलना करता था वह पैगंबर के खलीफा से करता था। मंगोल से लड़ते समय जफ़र खां की मृत्यु हो गई। मंगोल आक्रमण जब हुआ था उस समय जफ़र खां की मृत्यु हो गई। आक्रमण करते समय जफ़र खां की मृत्यु हो जाती। और 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की भी मृत्यु हो गई। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है मंगोल तथा सल्तनत के बीच में सिंधु नदी को सीमा बनाया गया था। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके समय मंगोल और सल्तनत के बीच में जब दोनों को युद्ध हो रहा था, तो उसके बीच में सिंधु नदी सीमा बनाई गई थी। इस क्षेत्र से इस सिंधु नदी से आपका क्षेत्र उस बगल रहेगा, और सिंधु नदी से इस बगल का हमारा क्षेत्र रहेगा। तो सिंधु नदी को सीमा बनाया गया था मंगोल और सल्तनत के जब युद्ध हुआ था उसके बीच में। आगे कह रहा अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा को आदेशों की अवहेलना की दी। अलाउद्दीन खिलजी जो है खलीफा के आदेशों की अवहेलना कर दी। इतिहासकार बर्नी कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बना तो इस्लामिक कानून, जिसे शरीयत, इस्लामिक कानून से खुद को मुक्त घोषित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है जो इस्लाम का कानून है, शरीयत है, उससे खुद को मुक्त कर दिया था और एक नया धर्म प्रारंभ करने की प्रयास कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी जो है शरीयत कानून से अपने को मुक्त रखा था और एक नया धर्म चलाने का प्रयास कर रहा था। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है यह तुर्क कबीले का था। इसने सैनिकों के लिए वेशभूषा का निर्धारण किया था। अलाउद्दीन जो खिलजी है तुर्क कबीले का था और इसने सैनिकों के लिए वेशभूषा, जिसे ड्रेस भी कहा जाता है, उसका निर्धारण किया था। यह सल्तनत का पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करवाया तथा उस पर लगान का निर्धारण किया था। यह पहला एक शासक था अलाउद्दीन खिलजी जो कि भूमि की पैमाइश कराया या नपवाया कि किसके पास कितनी भूमि है, उसकी पैमाइश करवाया, उसी के आधार पर उससे टैक्स लेने लगा। तो पहला शासक था भूमि की पैमाइश कराने वाला अलाउद्दीन खिलजी। आगे बात करते हैं। तो इसने कुल उपज का 50% कर के रूप में निर्धारण किया था। जो कि कुल उपज जितनी होती है भूमि के हिसाब से, जिसके पास जितना उपज होता है उसका 50% कर के रूप में निर्धारण कर दिया था। आगे बात करते हैं। तो इसने जो है इसके समय में लूट प्राप्त धन को 80% राज कर के रूप में लिया जाता था।
जो कि लूट प्राप्त जो धन था 80% राज कर के रूप में लिया जाता था। दीवाने मुक्त खराज का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया, जिसका संबंध है तब भू राजस्व से था। अलाउद्दीन खिलजी जो है दीवान ए मुक्त खराज का प्रारंभ किया था और जिसका संबंध जो है मुक्त खराज का, जिसका संबंध भूमि राजस्व से था। कर चोरी करने के लिए, जो कि उस समय कर चोरी को रोकने के लिए इसने प्रांतों के गवर्नर को शक्ति को समाप्त कर दिया। जो प्रांत के गवर्नर थे उस समय, वहाँ से जो किसानों से जो उपज होते थे 50% लेते थे, उसको कुछ चोरी कर लेते थे वहाँ के गवर्नर जो थे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उस चोरी को रोकने के लिए जो टैक्स चोरी कर लेते थे उसको रोकने के लिए प्रांतों के गवर्नर की शक्ति को समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी जो है प्रांतों के गवर्नर की शक्ति को समाप्त कर देता है चोरी करके रोकने के लिए। आगे बात करते हैं। तो इसने जो है दक्षिण भारत अभियान केवल धन लूटने के लिए किया था और यह जिम्मेदारी मलिक काफूर को दिया था। दक्षिण भारत अभियान के जो है केवल धन के लिए किया और इसकी जिम्मेदारी जो है मलिक काफूर को दिया। दोस्तों, गुजरात अभियान नुसरत खां को, दक्षिण अभियान मलिक काफूर को और मंगोल से लड़ने के लिए जफर खां को नियुक्त किया था। आगे बात करते थे। तो सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव में स्वतंत्र होकर शासन करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। उलेमा वर्ग से प्रभाव से स्वतंत्र होकर जो शासन करने का श्रेय जाता है वो अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त था। इसके दरबार में प्रमुख विद्वान अमीर खुसरो और हसन दिलवाही भी थे। तो इसके दरबार में कौन कौन थे? अमीर खुसरो और हसन दिलहवी थे। अमीर खुसरो जो दोस्तों बलबन के ही शासनकाल से चलते आ रहे हैं। आगे देखते हैं। तो यह अपनी राजधानी सिरी के पास स्थापित किया। सिरी अर्थात उस समय दिल्ली। तो अपनी राजधानी जो है सिरी के पास स्थापित किया। यह नगद वेतन तथा अस्थाई सेना, घोड़ा दागना, सैनिक की हुलिया बाजार नियंत्रण प्रारंभ किया था। दोस्तों, यह अलाउद्दीन खिलजी जो है नगद वेतन दिया, अस्थाई सेना रखा, घोड़ा दागने की प्रथा चलाई, सैनिक की हुलिया बदला, बाजार नियंत्रण तथा मूल नियंत्रण, ये सब इसने प्रारंभ किया था। आगे बात करते हैं। इसने जो है मंगोल से निपटने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। मंगोल से निपटने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला कौन शासक था? तो अलाउद्दीन खिलजी। इसी के समय जो है राशनिंग प्रणाली लागू हुई थी। इसी के समय में राशनिंग प्रणाली भी लागू हुई थी। इसी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण भी हुआ था तथा भारत पर अंतिम आक्रमण था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल सर्वाधिक बार आक्रमण किए और यही अंतिम आक्रमण था उनका। इसके समय में दिल्ली में जो है हाजियों द्वारा विद्रोह किया गया था। इसी के समय में जो है दिल्ली में हाजियों द्वारा विद्रोह किया गया था। इसी के द्वारा दीवान ए मुस्त खराज विभाग प्रारंभ किया गया, जिसका संबंध था भू राजस्व से। अमीर खुसरो के प्रसिद्ध पुस्तक खजाइनुल फुतूह इसी द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। इसी में जो है द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। अमीर खुसरो की जो पुस्तक लिखे हैं ख्वाजून फुतूह, इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। यह जो है बिना खलीफा के स्वाकृति से गद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक था। जो खलीफा से अनुमति नहीं लिया, स्वाकृति स्वयं से गद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। आगे बात करते तो इसके जो मुख्य अधिकारी थे ये थे मुहतसिब कहलाता था। इसके जो मुख्य अधिकारी थे मुहतसिब कहलाता था।
और बात करते हैं, यह प्रथम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक उत्पादन पर स्वराज्य निर्धारण किया था। यह जो है जिसने भूमि के वास्तविक उत्पादन पर स्वराज निर्धारण किया था। सीरी का किला तथा हजार खंभा महल, अलाई दरवाज़ा, जमायत का खाना, मस्जिद का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है सीरी का किला तथा हजार खंभा महल, अलाई दरवाज़ा, जमायत खाना मस्जिद जो है इनका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। आगे बात करते हैं, तो दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को नवीन मुसलमान कहा गया। जो उस समय आक्रमण हुआ था मंगोल के कुछ लोग जो हैं दिल्ली में बस गए, तो उनको जो है नवीन मुसलमान भी कहा गया। दिल्ली के खिलजी शासक तुर्क थे। जो दिल्ली के शासक थे वो तुर्क थे। इसके समय सेना का गठन दशमलव प्रणाली के आधार पर था। जो उसके समय में सेना का गठन किया जाता था वह दशमलव प्रणाली के आधार पर किया जाता था। इसके समय खालसा भूमि सबसे अधिक विकसित हुई थी जो कि राजा के नियंत्रण में होता था। इसके समय में खालसा भूमि सबसे अधिक विकसित हुई जो कि राजा के नियंत्रण में होता था। भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुम्बद इसी के समय में प्राप्त हुआ था। जो भारत के प्रथम अवशिष्ट जो वास्तविक गुम्बद जो है इसी के समय में प्राप्त हुआ था। घोड़े के नाल जैसा मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग इसी के द्वारा किया गया था। घोड़े के नाल के समय जो मेहराब था, मेहराब उसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है इसी के समय में किया गया था। आगे देखते हैं, अब आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। जब खिलजी वंश का जो था अलाउद्दीन खिलजी 1316 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो कि 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन करता है। यह लास्ट शासक था दोस्तों। इसके बारे में जानते हैं, तो इसने खलीफा पद को मान्यता नहीं दिया था। जो कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, इन्होंने भी खलीफा पद की मान्यता को नहीं दिया था। और यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था तथा कभी कभी निर्वस्त्र भी आ जाता था। यह बरनी द्वारा कहा गया था दोस्तों। यह जो एक ऐसा शासक था जो दरबार में कभी कभी महिलाओं को वस्त्र पहन कर आ जाता था, तो कभी कभी बिना वस्त्र का ही आ जाता था दरबार में। इसका यह जो कहते हैं यह बरनी द्वारा कहा गया है। आगे बात करते हैं, कह रहा खुसरो जो है खुसरो खान ने 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी थी। 1320 ईस्वी में हत्या कर दी थी खुसरो खान ने। खिलजी वंश का सेनापति या मुख्यमंत्री खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। जो 1320 ईस्वी में खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दिया। उसके बाद एक खिलजी वंश का सेनापति या मुख्यमंत्री खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दी और खुद को शासक बना। इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हो गया। खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे छोटा था और खिलजी वंश के शासक निम्न कबीले से संबंध रखते थे। कौन कौन कबीले से संबंध रखते थे देखते हैं। नसीरुद्दीन जो है था खुरसवार शाह जो कि खुसरो जिसे कहा जाता था, यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसे पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। जो खुसरो खां था तो इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया था। इसे इस्लाम का शत्रु भी कहा जाता था। इस्लाम का शत्रु किसे कहा जाता था? खुसरो खां को इस्लाम को शत्रु को भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो हमारा खिलजी वंश यहीं समाप्त होता हुआ। अगला जो वीडियो है तुगलक वंश का रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ में आया है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।